हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में देखेंगे चैप्टर 7, 8 एंड 9 जो कि आपका पेपर 1 छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपका क्विक रिवीजन चल रहा है। फटाफट इसमें हम 3 चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर 7, 8 और 9 को। इससे पहले आपके चैप्टर 1 to 6 अपलोड हो चुके हैं 2 अलग अलग वीडियोज़ में, 1 to 3 एंड 4 to 6। आप उनको जाकर देखिए और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, बिना लेट के स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। सन 1880 में ब्रिटिश लोकसभा द्वारा भारत का गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? ठीक है, गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, 1880 में ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे और इन्होंने ही भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। भारतीय शिक्षा आयोग के गवर्नर जनरल ने कार्यकारिणी का सदस्य किसको बनाया था? विलियम हंटर को बनाया था और इन्हीं के नाम पे ही भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो हंटर आयोग में कुल 20 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय सदस्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हंटर आयोग में कितने सदस्य भारतीय थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 7 सदस्य जो थे वो क्या थे? भारतीय थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों एवं संस्तुतियों का कितने पृष्ठ का प्रतिवेदन तैयार किया था? तो कितने पृष्ठ का तैयार किया था? 600 पृष्ठों का सुझाव या प्रतिवेदन इसने तैयार किया था। और इस 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया था? तो सरकार के समक्ष इसने 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। आयोग ने 600 पृष्ठों के प्रतिवेदन में कौन सा महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की थी? तो प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज, ये सभी, इन सभी के सुझावों की संस्तुतियां उसने अपने 600 पृष्ठों के प्रतिवेदन में प्रस्तुत की थी। भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य लक्ष्य था प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान दशा की खोज की जाए। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिए कौन से पहलुओं पर संस्तुति प्रस्तुत की थी? तो नीति, विद्यालय प्रशासन, विधान एवं प्रशासन। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन सभी पर ही उसने अपना संस्तुति प्रस्तुत करी थी प्राथमिक शिक्षा की प्रगति को लेकर। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा का होनी चाहिए? तो प्राथमिक शिक्षा है तो किस भाषा में होनी चाहिए? देसी भाषा में होनी चाहिए। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विधान एवं प्रशासन के लिए किसे आदर्श माना? काउंटी काउंसिल को उसने आदर्श माना। और शिक्षा का उत्तरदायित्व भी उसने किसको सौंप दिया? काउंटी काउंसिल को सौंप दिया। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना आपने कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विधान और प्रशासन के लिए काउंटी काउंसिल को आदर्श माना और शिक्षा अधिनियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व भी उसने काउंटी काउंसिल को सौंप दिया। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर संस्तुति की थी? तो किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर संस्तुति की थी? तो विद्यालय तथा प्रशासन, वित्त, देसी विद्यालय एवं उपयुक्त सभी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भारतीय शिक्षा आयोग में प्रारंभिक शिक्षा के कौन कौन से कार्य होंगे? अपनी आय व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना, स्कूलों का समुचित लेख रखना, स्कूल के भवन बनवाना। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी प्रारंभिक शिक्षा के कार्य थे कि वह अपनी आय व्यय का लेखा जोखा रखे, स्कूलों का समुचित अभिलेख रखे, स्कूल के भवन को बनवाए। ये सभी इसके कार्य हुआ करते थे भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में। प्राथमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन नियम बनाएगा? तो स्वायत्त शासी संस्थाएं जो हैं ये प्राथमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिए नियम बनाएंगी। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय प्रशासन के लिए किन विषयों पर संस्तुति दी? ठीक है, तो इन सभी पर, यानी पाठ्यक्रम पर, पाठ्यपुस्तक पर, परीक्षा प्रणाली पर, इन सभी पर अपनी संस्तुति दी। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में क्या संस्तुतियां की? यानी कि जो ट्रेनिंग होता है एजुकेशन में, तो उस पर क्या संस्तुतियां दी थी? प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक अपने अधीनस्थ निरीक्षक विद्यालय कार्य करें, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, शिक्षण स्तर में गुणात्मक सुधार किए जाए। तो ये सभी उसने संस्तुतियां दी थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आयोग के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रांतीय सरकारें कितना कोष स्थानीय कोषों को प्रदान करेंगी? तो संपूर्ण व्यय का 1/3 भाग, स्थानीय कोष का 1/2 भाग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से संबंधित देसी विद्यालयों का भार किसे सौंपा जाएगा? तो देसी विद्यालयों का भार अगर हम बात करें तो किसको? स्थान का मतलब क्या होता है? देसी। ठीक है, तो स्थानीय निकायों को देसी विद्यालयों का जो कार्यभार होगा वो सौंपा जाएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित।
सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में न केवल एक हाई स्कूल की स्थापना करना है, उसके पश्चात उस जिले की माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? तो किसने कहा था इसको? हंटर आयोग ने ही कहा था। यदि किसी क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के लिए राज्य द्वारा माध्यमिक स्कूल की स्थापना आवश्यक प्रतीत हो तो सहायता अनुदान प्रणाली आधारित होगी, हंटर आयोग ने ऐसा कहा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के कितने भागों में बांट दिया है पाठ्यक्रम को? तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा है, आ कोर्स, बा कोर्स, यानी कि राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो इस तरीके से हमने क्विक रिवीजन किया है 25 क्वेश्चन का, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। अब हम चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सन 1898 में भारत के गवर्नर जनरल को किसको नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? कर्जन को, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कर्जन की शिक्षा नीति है। तो गवर्नर जनरल 1898 में किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन किस सभ्यता का पोषक था? तो ये पाश्चात्य सभ्यता का पोषक था। लॉर्ड कर्जन ने कौन सा सम्मेलन संगठित किया था? तो इसने शिमला शिक्षा सम्मेलन संगठित किया था। और शिमला शिक्षा सम्मेलन का संगठन कब हुआ था? तो याद रखना, ये हुआ था आपका 1898 में हुआ था। ठीक है, सॉरी, जो शिमला शिक्षा सम्मेलन था ये किया गया था आपका 1901 में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1901। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो 1901 में क्या था? भारतीय शिक्षा सम्मेलन क्या था? उससे जस्ट 3 इयर्स लेटर विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने शिमला में भारत की उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे कहा जाता है, तो जो गुप्त शिक्षा सम्मेलन आयोजन था उसको शिमला अकार्ड कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना, अकाज करके अपने काम को गए थे चोरी करने। ठीक है, तो गुप्त याद रखना, अकार्ड, शिमला अकार्ड। शिमला शिक्षा सम्मेलन कितने दिनों तक चला था? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन चला था 15 दिनों तक। ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? तो 150 प्रस्ताव जो हैं इसमें पारित हुए थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसे नहीं बुलाया गया था? भारतीयों को नहीं बुलाया गया था। ठीक है, जो शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1901 में, इसमें भारतीयों को नहीं बुलाया गया था। 150 प्रस्ताव पारित हुए थे और 15 दिन तक ये सम्मेलन चला था। नेक्स्ट आता है शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के समस्त क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण होगा? तो शिक्षा के समस्त क्षेत्रों पर सरकार का ही नियंत्रण होगा शिक्षा नीति के अंतर्गत। शिक्षा नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो शिक्षा नीति का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। लंदन विश्वविद्यालय का नवीनीकरण किस सन में किया गया था? ठीक है, तो लंदन विश्वविद्यालय का नवीनीकरण जो था वो किया गया था 1898 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1898। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों की स्थापना का आधार किस विश्वविद्यालय को माना है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जो भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी वो लंदन विश्वविद्यालय को आधार मानकर ही किया जाएगा। ठीक है, और लंदन विश्वविद्यालय का नवीनीकरण कब हुआ था? 1898 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सन 1902 में किसे आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो सर थॉमस रेले को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं पर 1902 में आयोग की नियुक्ति के पश्चात प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था किसको? डॉक्टर गुरुदास बनर्जी को और सैयद हसन बिलग्रामी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ही आयोग की नियुक्ति के बाद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर थॉमस रेले को बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने जांच के विषय से संबंधित अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो कब प्रस्तुत किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1902, यानी कि 1902 में प्रस्तुत किया था। आयोग ने विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित क्या सुझाव दिए थे? सीनेट एवं सिंडिकेट का पुनर्गठन आवश्यक हो, सदस्यों की अवधि 5 वर्ष की हो, सुयोग्य विद्वानों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, उपयुक्त सभी। तो आयोग ने विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित ये सभी सुझाव दिए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, आयोग ने शिक्षण व्यवस्था के संबंध में क्या सुझाव दिए? उच्च योग्यता प्राप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति, शोध कार्य की व्यवस्था यानी कि रिसर्च की व्यवस्था हो, जो टीचर हाई क्वालिफाइड वाले उनको ही रखा जाए, पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन कार्य में सुधार किया जाए। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आयोग ने संबद्ध महाविद्यालय प्रबंध और प्रशासन के लिए क्या सुझाव दिए? ठीक है, मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का निरीक्षण, महाविद्यालय का प्रबंध एवं संगठित समिति द्वारा छात्रों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का निर्धारण सिंडिकेट द्वारा किया जाए। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य किस पर सौंप दिया था? तो विश्वविद्यालयों पर आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य सौंप दिया था। हंटर आयोग में कौन से भारतीय सदस्य थे? तो आनंद मोहन बोस, भूदेव मुखर्जी और केटी तैलंग, ये सभी जो हैं हंटर आयोग में भारतीय सदस्य थे। 1882 से चली आ रही तटस्थता की नीति को किसने त्याग किया था? तो किसने त्याग किया था? लॉर्ड कर्जन ने त्याग किया था। इंग्लैंड में 1902 में गैर सरकारी विद्यालयों पर किसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? बालफोर अधिनियम के द्वारा। गैर सरकारी है तो कहते हैं ना भंडा फोड़ दो, बाल फोड़ दो, ठीक है। तो गैर संस्थारी संस्था पर नियंत्रण स्थापित किसने किया था? बालफोर अधिनियम ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के संबंध में संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर किस पर बल दिया था? तो संख्यात्मक की जगह पर उन्होंने गुणात्मक उन्नति पर बल दिया था। 1882 में प्राथमिक शिक्षा की धीमी गति का कारण क्या था? तो आर्थिक सहायता की प्राप्ति ना हो पाना, यानी इकोनॉमिक व्यवस्था डाउन हो जाना, उसकी कोई हेल्प ना मिलना, इसकी वजह से 1882 में भारतीय प्राथमिक शिक्षा की गति क्या हुई थी? धीमी हो गई थी। कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? तो योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करी थी, धनराशि को बढ़ा दिया था, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करी थी। तो उपयुक्त सभी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 8 देख लिए, ठीक है, जिसके टोटल हमने कुल कितने क्वेश्चंस किए? क्वेश्चन टोटल किए हमने 26, ठीक है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है सैंडलर आयोग, जो कि 1917 में आया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, बट इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका वो कब समाप्त हुआ था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ये तो है नहीं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हुआ था 1916 में समाप्त, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर प्रथम होना चाहिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका वो 1945 के आसपास, 39 में तो वो शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1945 के आसपास वो खत्म हुआ था। तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध ना होकर क्या होना चाहिए था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1916 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति जो थे वो आशुतोष मुखर्जी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 में हुई थी, ठीक है। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति उप कुलपति कौन थे? तो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति की बात करें तो माइकल सैंडलर थे, ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? आशुतोष मुखर्जी। और लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? माइकल सैंडलर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माइकल सैंडलर जो हैं यही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय को आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की आयोग है इसको और जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन थे? डॉक्टर ग्रेगरी, फिलिप हर्टांग, डॉक्टर माइकल सैंडलर, तो ये सभी जो हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य थे। सैंडलर आयोग के जांच के विषय क्या थे? विश्वविद्यालय की स्थिति एवं आवश्यकताओं की जांच, विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान, विश्वविद्यालय उपस्थित प्रश्नों पर रचनात्मक नीति का सुझाव। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैंडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो सैंडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है मार्च 1919 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, सैंडलर आयोग की रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी? तो सैंडलर आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 13 भागों में विभाजित थी। आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्या दोष थे? माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति नहीं हो पाई, योग्य अध्यापकों का अभाव था, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और शिक्षा के साधनों का अभाव था। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब ये सभी क्या है, एक तरीके के दोष ही हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयोग में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए? ठीक है, तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए। गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाए, स्नातक कोर्स 3 वर्ष का हो, इंटर कॉलेज में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य की शिक्षा दी जाए और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्या दोष हैं? तो दोष क्या थे? छात्रों की संख्या अधिक थी, यही कलकत्ता विश्वविद्यालय का दोष था। आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स की अवधि कितने वर्ष करने पर बल दिया था? तो कितने वर्ष का करने पर बल दिया था? 3 वर्ष पर करने का बल दिया था। आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में कितने कोर्सों को चलाने का सुझाव दिया था? तो कितने? पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स दोनों को ही चलाने का सुझाव दिया था।
विश्वविद्यालय में कौन सी समिति स्थापित की गई थी? तो कोर्ट और सिंडिकेट दोनों ही समिति स्थापित की गई थी विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में किन विषयों की उच्च शिक्षा देने पर बल दिया गया था? व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, तो इन सभी को ही उच्च शिक्षा पर देने में बल दिया गया था। 18वां क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग ने स्त्री शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए थे? बालिकाओं के लिए पर्दा स्कूल की व्यवस्था हो, स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन का निर्माण हो, तो दोनों ही सैंडलर आयोग ने स्त्री शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए थे। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिए? पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी शिक्षा को सम्मिलित करना, परीक्षा की व्यवस्था करना, सफल छात्रों को उपाधियां देना। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव एवं सूचना का सतत स्रोत रहा है। भारतीय शिक्षा का इतिहास में इसकी महत्ता असीम है। यह कथन किसने कहा है? इसको कहा था आर्थर मैथ्यू ने। ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। कलकत्ता अधिनियम में कांग्रेस ने किस सन में जनता के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की मांग की थी? ठीक है, तो किसकी मांग की थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर 1910। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1906 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया था? तो गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में ही बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सैंडलर कमीशन की सिफारिशों का उच्च शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा? तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा सैंडलर कमीशन का उच्च शिक्षा पर। भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ब्रिटिश सांसद ने रॉयल कमिश्नरी की नियुक्ति कब की थी? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी में की थी। रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन बने थे? जॉन साइमन ही जो हैं वो रॉयल कमीशन के अध्यक्ष बने थे। रॉयल कमीशन को किस नाम से जाना जाता था? तो रॉयल कमीशन को, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन थे, तो इसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल चैप्टर 7, 8 और 9 को किया है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चैप्टर 10, 11 और 12 को। ठीक है, आज कोशिश करूँगी कि आपके टोटल 20-22 चैप्टर करा दूँ। ठीक है, बट आप लोग जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।